नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वेव्स एंड ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग गैस कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल 25 प्लस क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ओके, और अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उसमें आप अच्छे से जो डिस्टिंक्शन होता है, अर्थात जो 75% मार्क्स होता है वो आप आसानी से ला सकते हैं आपका जो कोर पेपर है वेव्स एंड ऑप्टिक्स में। ओके, सो वेव्स एंड ऑप्टिक्स के अंडर जो टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वेव्स है ना, डिफ्रैक्शन में होता है आपका फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ओके, इंटरफेरेंस, इंटरफेरोमेट्री है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट ये होता है। तो इन सब पर बेस्ड यहाँ पर हम लोगों ने इसमें क्वेश्चंस लिया है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो है व्हाट डू यू मीन बाय वेव मोशन, है ना। वेव मोशन से आप क्या समझते हो? आपको पता है वेव मोशन क्या है? एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। ओके, डिस्कस टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, है ना। देखो, मीडियम के बेसिस पर अगर आप वेव्स की बात करो तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। लेकिन वहीं मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन के बेसिस पर अगर आप वेव्स को डिवाइड करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होते हैं ना। फिर क्या है, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिया हम लोगों ने, डिफाइन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ओके, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, हमें इसे डिफाइन करना है। ऑब्टेन वेव इक्वेशन शोइंग इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। देखो, जब है ना आपको क्या करना है, एक जो वेव इक्वेशन होता है वो यहाँ पर ऑब्टेन करना है और उसका डिफरेंट फॉर्म्स होता है। ओके, एक वीडियो में हम लोगों ने इसके डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया है। ओके, और उसी डिफरेंट फॉर्म को रिड्यूस करते करते हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है जो होता है y = a sin ωt - kx। ओके, फिर क्या है, ऑल्सो शॉर्टली एक्सप्लेन फ्यू पॉइंट्स अबाउट वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है, जैसे कि वेव वेलोसिटी क्या होता है ना। वेव वेलोसिटी को ही हम लोग फेज वेलोसिटी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये थोड़ा लिख दीजिए, है ना। कुछ कैरेक्टर्स होता है वेव वेलोसिटी के रिगार्डिंग, वो थोड़ा लिखना है। ओके, एंड जो हमारा वेव वेलोसिटी है ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होता है, ये भी शो कर दीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी। ओके, देखिए पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब किसी मीडियम से वेव प्रोपोगेट करता है तो वो मीडियम का पार्टिकल क्या करता है, अपने ही मेन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका जो है ना किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकल वेलोसिटी। और वेव वेलोसिटी के बारे में जानते हैं आप, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको इधर ऑब्टेन करने का है। ऑल्सो ऑब्टेन क्लासिकल वेव इक्वेशन। देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है आपका वेव मोशन का, ओके, उसी को कहते हैं क्लासिकल वेव इक्वेशन। उसी को यहाँ पर ऑब्टेन करना है एंड देन हमें ये शो करना है कि ये जो गिवन है y = x - vt² ये क्या है, उस गिवन मतलब जो हम लोग यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे क्लासिकल वेव इक्वेशन उसका सॉल्यूशन है, ये हमें शो करना है। ये तीसरा क्वेश्चन है। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। देखो, एनर्जी ट्रांसपोर्ट में जब हम लोग एनर्जी जो होता है किसी भी एक वेव का वो पता करते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो यूनिट वॉल्यूम होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो इस प्रकार से एनर्जी डेंसिटी पता चलेगा। एंड देन एनर्जी डेंसिटी जो आता है इसमें जब आप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंटेंसिटी मिलेगा वेव का, बट हमें यहाँ पर बेसिकली जो इंटेंसिटी है वेव का उसका डेफिनेशन लिखना है। ओके, derive an expression for energy density and hence define intensity of wave। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फॉर वन डायमेंशनल वेव, ओके, प्लेन है ना, मतलब प्लेन वेव के लिए इन अ फ्लूइड शो दैट एक्सेस प्रेशर P = -k dy/dx, ऑल्सो शो दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव एज अ प्रेशर वेव। देखिए, इसमें दो क्वेश्चंस एक साथ हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो प्रेशर वेव की तरह कार्य करता है, ये हमें शो करना है। दूसरा, जो हमारा एक मान लीजिए एक ट्यूब है, उस ट्यूब में एयर भरा हुआ है, एयर भी क्या है, गैस, एक तरफ एक प्रकार का फ्लूइड है। ओके, तो वन डायमेंशनल वेव अगर फ्लूइड के थ्रू जा रहा है तो वहाँ जो एक्सेस प्रेशर होता है दैट इज P, वो -k dy/dx से इक्वल होता है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। P क्या है, एक्सेस प्रेशर, ये जो K है आपका
ये बल्क मॉडुलस है ना, एयर का, या ऐसा कह सकते हैं जो भी मीडियम ले रहा है, ओके, उसका बल्क मॉडुलस है। और यहाँ पर ये जो dy/dx है ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कर्व का स्लोप है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर करना है 5th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड इट्स करेक्शन, ऑल्सो डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखिए न्यूटन ने क्या किया था, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला डिराइव किया है ना, किस बेसिस पर, इस बेसिस पर कि जो प्रोपगेशन है एयर साउंड का एयर में वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस बेसिस पर। लेकिन एक्चुअली में बाद में लाप्लास ने उसे करेक्ट किया है ना, ये कह के कि भैया नहीं ये तो अडायबिटिक है। तो आपको न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड को भी डिस्कस करना है और लाप्लास के करेक्शन को भी डिस्कस करना है। एंड देन जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी है ना, मोशन ऑफ एयर, या ऐसा कह सकते हैं विंड स्पीड, ओके, साथ ही साथ टेम्परेचर, मोलिकुलर मास है ना, ये सब अफेक्ट करती है। तो इन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या लिया है प्यारे व्यूअर्स, शो दैट v इज इक्वल टू √T/m। ओके, यहाँ पे T जो है ये टेंशन है और m आपका मास पर यूनिट लेंथ है, ओके। शो दैट v इज इक्वल टू √T/m इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ओके, वेयर T इज इक्वल टू टेंशन एंड m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। देखिए बेसिकली क्या कह रहा है, आपके पास मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है, आपने उसको एक तरफ से टाई कर दिया, दूसरे तरफ से कुछ इस प्रकार से जब आप झटका देंगे तो उसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस बनता है या ट्रांसवर्स वेव्स बनता है। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स उसमें बन रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें ये शो करना है कि उसका जो वेलोसिटी है वो इससे इक्वल है, v इज इक्वल टू √T/m से, ओके। ये शो करना है, हम लोगों ने इसको ड्राइव किया है इस चीज़ को, ओके। सो हमारा जो प्लेलिस्ट है पूरा वेव मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ वेव्स का, उसको आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर सकते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, है ना, इंटरफेरोमेट्री का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इंटरफेरेंस का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मे बी, है ना, वो सब आपके लिए हेल्पफुल हो। तो 8th क्वेश्चन क्या है, derive an expression for velocity of longitudinal waves in gases, also obtain a relation between intensity and pressure amplitude। प्यारे व्यूअर्स देखिए, है ना, मान लीजिए कि कोई एक ट्यूब है, उस ट्यूब में गैस है या एयर है ना, एयर भी एक प्रकार का गैस ही है, ओके। तो उसमें जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव जो प्रोपगेट करेगा तो उसका हमें यहाँ पर, है ना, मतलब उसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो उसी वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को यहाँ पर डिराइव करना है। फिर हमें एक रिलेशन बताना है इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड के बीच का, ठीक है। समझ पा रहे हैं थिंग्स को आप, ओके। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। आइए चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ, है ना। जो 9th क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने, एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड एम्पलीट्यूड। देखो हमें पता है कि जो इंटरफेरेंस है उसे ऑब्टेन करने का 2 मेथड है हमारे पास, एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर कह रहा है ऑल्सो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोहेरेंस एंड इट्स टाइप्स, है ना। कोहेरेंस क्या होता है आपको पता है, इसका जो 2 टाइप्स है, टेम्पोरल और सैप्चुअल कोहेरेंस, है ना, उस पर यहाँ पर छोटे छोटे नोट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ये 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्कस फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर, हैंस डिस्कस स्टोक्स ट्रीटमेंट। देखो बेसिकली, है ना, हमारा ये जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, इसका एप्लीकेशंस कह सकते हैं हम लोग फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर को, है ना, मतलब इन्हीं पर ये कार्य करता है। तो फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म को आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है कि भैया फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म की मदद से हम लोग कैसे जो है इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्टेन कर सकते हैं, लॉयड्स मिरर की मदद से कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन हमें एक टॉपिक पढ़ना है, फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, है ना, उसी को कहते हैं स्टोक्स ट्रीटमेंट। स्टोक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करके, है ना, दिखाया। तो स्टोक्स ट्रीटमेंट को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। बस शो कर दीजिए कि डेंसर से रह जा रहा है ना, रिफ्लेक्ट होकर के, तो जो वहाँ पर फेज है उसमें पाई का चेंजेस आ जाता है 180 डिग्री का, ये आपको यहाँ शो करना होता है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या है, वाटर न्यूटन्स रिंग, ठीक है। न्यूटन्स रिंग क्या होता है, ओके। पहले तो हुक्स ने न्यूटन्स रिंग को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि वो मतलब ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो बाद में न्यूटन ने उसे एक्सप्लेन किया था, ओके। तो एक्सप्लेन दिया फॉर्मेशन, है ना, न्यूटन्स रिंग के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है ना, ऑल्सो डिस्कस वाई न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर, है ना। न्यूटन्स रिंग सर्कुलर होते हैं, है ना, जो वहाँ पर फ्रिंजेस दिखता है वो ज़्यादातर सर्कुलर होता है, तो क्यों ऐसा, ये यहाँ पर बताना है।
12th क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम टू शो हाउ कोहेरेंट सोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म लॉयड्स मिरर ऑल्सो कंपेयर फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन बोथ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें डायग्राम से है ना, डायग्राम्स की मदद से ये शो करना है ना, कि कैसे फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर में कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, और चूंकि है ना यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, जो सोर्सेस प्रोड्यूस हो रहा है वो आगे जाके इंटरफेयर करता है, तो वहाँ पे कुछ फ्रिंजेस हमें मिलता है दोनों में ही। तो वो जो फ्रिंजेस वहाँ मिल रहा है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न वहाँ बन रहा है ना, उनका कुछ कुछ कैरेक्टर्स होता है। जैसे लॉयड्स मिरर में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो डार्क होता है, फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में आपका कहिए तो इंटेंसिटी ज़्यादा होता है या ब्राइट होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो फ्रिंजेस के कुछ फीचर्स होते हैं, उनको आपको यहाँ कंपेयर करना है ना। ऑल्सो कंपेयर फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन बोथ। ओके, ये 12th क्वेश्चन था प्यारे व्यूअर्स। 13 क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेज शेप्ड फिल्म्स। वेज शेप्ड फिल्म्स क्या है आपको पता है, जिसका थिकनेस वेरिएबली चेंज करता है। ओके, उसको वेज शेप्ड फिल्म्स कहते हैं। ऑब्टेन कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग रेज, है ना। कुछ इस प्रकार का जो है वेज शेप्ड फिल्म होता है, या आप ऐसे बना सकते हैं जैसा आपका इच्छा। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो इंटरफेयरिंग रेज होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये इंटरफेयरिंग रेज जो है आगे जा करके इंटरफेयर करते हैं ताकि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सके। तो ये जो इंटरफेयरिंग रेज है ना, पहले तो हमें इनके बीच पाथ डिफरेंस ऑब्टेन करना है, और उसी पाथ डिफरेंस की मदद से ही हमें मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन मिलेगा। ओके, और फिर इन कंडीशंस की मदद से हम लोग जो है ये जो फ्रिंज वायदेत है इसमें वो भी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये 13th क्वेश्चन था हमारा। 14th क्वेश्चन क्या है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट, है ना। सो ऑब्टेन कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर बोथ। देखो बेसिकली हमें पता है कि जो थिन फिल्म है, मान लीजिए कोई एक ऐसे थिन फिल्म है, तो इस थिन फिल्म में क्या होता है, जो हमारा इंटरफेरेंस होता है ना, वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से भी होता है, और लाइट जो ट्रांसमिट हो रहा है उसके वजह से भी होता है, और दोनों में ही जो कंडीशंस होता है ना मैक्सिमा और मिनिमा का, वो अपोजिट होता है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों के लिए हमें क्या करना है, कंडीशंस निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू मेजर वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग न्यूटन्स रिंग। ऑल्सो शॉर्टली एक्सप्लेन हिडिंजर एंड फिजोफ्रिंजेस। ओके, हिडिंजर और फिजोफ्रिंजेस के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया। ओके, ऐसे इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में, बट अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 साल पहले ये वीडियो बनाया था हिडिंजर और फिजोफ्रिंजेस के रिगार्डिंग। उसमें जो है हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे इसके रिगार्डिंग, बट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार फिर से इसको। ओके, सो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेज़र कर सकते हैं हम लोग न्यूटन्स रिंग की मदद से, ये हमें बताना है, एंड देन शॉर्टली और ब्रीफली है ना हिडिंजर और फिजोफ्रिंजेस को एक्सप्लेन करना है। चलिए 16th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आपको पता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है ना, इसका वर्किंग किस प्रकार से होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं। ओके, तो ये जनरली आपको आना चाहिए। ऑल्सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस इन इट, है ना, फ्रिंजेस कैसे फॉर्म होता है। साथ ही साथ प्यारे व्यूअर्स हमें ये भी बताना है कि उसमें जो हम लोग एडिशनल ग्लास प्लेट, जिसको हम लोग कंपनसेटिंग प्लेट कहते हैं, ये हम लोग क्यों ऐड करते हैं, ये भी हमें बताना है यहाँ पर। ओके, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ऑल्सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस इन इट एंड हैंस डिस्कस द फंक्शन ऑफ एडिशनल ग्लास प्लेट इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ओके, 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फेवरी-प्रॉट इंटरफेरोमीटर, है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पर कार्य करता है ये फेवरी-प्रॉट इंटरफेरोमीटर। ओके, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरफेरोमीटर। ऑल्सो एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ फेवरी-प्रॉट इंटरफेरोमीटर ओवर माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ओके, सो ये हमारा 17th क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 18th क्वेश्चन लिखा है, चूंकि यहाँ 25 प्लस क्वेश्चन है तो ये 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन में हम लोग तो यहाँ पर क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, 3 क्वेश्चंस लिए इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस आर सर्कुलर फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में अलग अलग तरीके के फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन
सर्कुलर फ्रिंजेस भी फॉर्म होते हैं, तो वो किस कंडीशन के अंडर फॉर्म होते हैं ये हमें बताना है। दूसरा क्या है, हाउ लोकलाइज्ड फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ओके, माइकलसन इंटरफेरोमेट्री में कैसे लोकलाइज्ड फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं ये बताना है। तीसरा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम लोग क्यों मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का प्रयोग करते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स का क्यों प्रयोग नहीं करते, ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 19th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल्स। आपको पता है बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, किसी शार्प एज से जब लाइट बेंड करता है तो उसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। इस प्रकार से कि जो वेवलेंथ है लाइट का वो आपका जहाँ से बेंड कर रहा है उसका जो शार्पनेस है उससे कंपेरेबल हो, तब ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। ओके, हमें कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसे एक्सप्लेन करना है। एंड देन हमें फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बीच, माफ कीजिएगा, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बीच डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये 19th क्वेश्चन था। ओके, 20th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ जोन प्लेट। ओके, जोन प्लेट पर डिटेल्ड डिस्कशन है हमारा कि भैया जोन प्लेट को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव जोन प्लेट को, और इसका वर्किंग क्या है ना। फिर क्या है, डिराइव ए फॉर्मूला फॉर इट्स फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ का जब आप फॉर्मूला निकालोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसका जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला वो लगभग कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मूला से मिलता जुलता है। एंड शो डैट इट हैज़ मल्टीपल फोकी है, ये भी हमें शो करना है। कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। ओके, चूंकि देखो जोन प्लेट भी लाइट को ज़्यादातर कन्वर्ट करता है और उसका जो फोकल लेंथ है ना, मतलब फोकल लेंथ का जो वैल्यू आता है वो भी लगभग लेंस फॉर्मूला से मिलता जुलता होता है। इसलिए हम लोग जो है इसलिए जोन प्लेट और कन्वर्जिंग लेंस के बीच काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है लेकिन डिफरेंस भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है दोनों के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। ये 20th क्वेश्चन था। 21st जो क्वेश्चन है हमारा 21st क्वेश्चन, इसमें हम लोग टोटल 4 क्वेश्चंस लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट फ्रेस्नेल्स अजम्पशंस टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन। देखो फ्रेस्नेल ने जब अपना फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स को स्टार्ट किया था उसके पहले उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए थे, उन्हीं अजम्पशंस को यहाँ पर बताना है, डिस्कस करना है। टोटल 4 या 5 अजम्पशंस है। फिर क्या है, डिस्कस अबाउट फेज रिवर्सल जोन प्लेट, डिस्कस किया है हम लोगों ने। फिर है एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट यूजिंग फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स, हम लोगों ने एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स की मदद से और एक जनरल व्यू की मदद से। तो आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड देन क्या है, कंपेयर कन्वर्जिंग लेंस एंड जोन प्लेट को कंपेयर करना, ये 21st क्वेश्चन था। 22nd क्वेश्चन क्या है, वाई फ्रेस्नेल्स जोन्स आर कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स। जो हमारा फ्रेस्नेल्स जोन है या ऐसा कहिए जो फ्रेस्नेल्स स्ट्रिप्स है इसे हम लोग हाफ पीरियड जोन्स क्यों कहते हैं। साथ ही साथ शो डैट रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है जो रेडियस है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर प्रोपोर्शनल होता है, ये शो करना है। एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। देखो हाफ पीरियड जोन्स का जो एरिया है वो एन पर डिपेंड नहीं करता है ना, मतलब ऑर्डर ऑफ जोन्स पर डिपेंड नहीं करता, इसकी वजह से एरिया सेम होता है, ये भी यहाँ पर शो करना है। तो ये 22वां क्वेश्चन था। यहाँ पर हम लोगों ने 23rd क्वेश्चन लिखा है, क्या है, राइट फ्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस एट एनी पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल जोन। देखो कुछ फैक्टर्स होता है ना, जैसे इंडिविजुअल जोन का बात किया गया क्योंकि फ्रेस्नेल ने क्या किया, आने वाली वेव फ्रंट को नंबर ऑफ जोन्स में डिवाइड कर दिया था, है ना, या ऐसा कहें लार्ज नंबर ऑफ जोन्स में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक इंडिविजुअल जोन के कारण किसी भी एक गिवन पॉइंट पर, है ना, जो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस होगा, ओके, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। फिर हमें क्या शो करना है, जो इंटेंसिटी है आपका, है ना, पूरे वेव फ्रंट के कारण उस गिवन पॉइंट पर वो जो है इससे इक्वल है R1²/4 से, ये हमें शो करना है। Also show that intensity is R1²/4 where R1 is amplitude due to first zone। 24th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है। एंड देन हमें स्फेरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एक छोटा छोटा डेफिनेशंस लिखना है। ठीक है, ये 24th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो है कैसे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन से डिफरेंट है, ये हमें यहाँ पर बताना है। 26th क्वेश्चन क्या है,
डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ओके, जो रिजॉल्विंग पावर होता है टेलीस्कोप का, ओके, उसको यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिखना है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। फिर क्या है, डिस्कस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, है ना, डबल स्लिट, सिंगल स्लिट, है ना। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना है, जहाँ पर हमें पाथ डिफरेंस मिलता है ना, मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशंस मिलता है ना, कहीं कहीं पे सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा भी मिलता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है ना। एंड देन हम लोग एक ग्राफ भी शो करते हैं एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का। ओके, डिस्कस फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट अ डबल स्लिट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 27th क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन चूँकि लिए हैं, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस और लिखे हैं। ओके, गिव इन डिटेल्स द एनालिटिक डिस्कशन ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। एनालिटिक डिस्कशन करना है आपको, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना होगा, पाथ डिफरेंस, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना होगा। 29th क्वेश्चन एन स्लिट्स के रिगार्डिंग है। ओके, क्योंकि सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, है ना, फिर एन स्लिट्स भी आता है। ओके, और इसमें आपका सर्कुलर अपर्चर भी आता है। ठीक है, तो सर्कुलर अपर्चर को भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक्सप्लेन, जो 29th क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय एन स्लिट्स, डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर इंटेंसिटीज ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, ये एन स्लिट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट and deduce the positions of maxima and minima, find the relative intensities of successive maxima and plot intensity distribution curve। तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस था मेरे प्यारे व्यूअर्स वेव्स एंड ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग। ओके, तो आशा है ये जो गेस कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिएगा करने का, है ना। डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। और जो प्लेलिस्ट है हमारा गेस कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसको ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए, डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होगा।